जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक दरअसल एक ऐसी किताब है जो कि बाद में छपी। वो शुरू में एक डायरी के रूप में बनी थी। एक छोटी सी लड़की थी एन फ्रैंक के नाम से। एन फ्रैंक ने वो डायरी लिखी। उसने केवल उसमें अपने भावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस डायरी को बुक के रूप में छापने की सोची और विश्व भर में वो बुक इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई और इतने अधिक लोगों ने उसे पढ़ा। तो इस बुक में, ये जो डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, आज हम यही जानेंगे। इसके पहले हम एन फ्रैंक के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि वो कौन थी, वो डायरी उसने क्यों लिखी और उस डायरी में ऐसा क्या था। बिफोर यू रीड, इससे पहले हम एन फ्रैंक की डायरी के पन्नों को पढ़ें। आइए एन फ्रैंक के बारे में और जानें। Annalise Marie Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Annalise Marie Anne Frank, ये उसका पूरा नाम था। उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उसकी मृत्यु या तो फरवरी में या मार्च 1945 में हुई थी। हमें एन फ्रैंक की मृत्यु के बारे में ये नहीं मालूम कि कौन सी तिथि को हुई थी और कौन से महीने में हुई थी, फरवरी या फिर मार्च में। उसका कारण ये है कि उसकी मृत्यु एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हुई थी जो कि नाजीज के द्वारा चलाया जा रहा था। तो हम नहीं कह सकते कि उसकी मृत्यु दरअसल किस तिथि में हुई और किस माह में हुई। वो जर्मनी में पैदा हुई एक जूविश लड़की थी who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. जिस समय वर्ल्ड वॉर टू का समय था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। दूसरे विश्व युद्ध के समय एम्स्टरडैम में वो अपने परिवार और चार दोस्तों के साथ में छुपी हुई थी। और जिस समय वो लोग हाइडिंग में थे, हाइडिंग का मतलब है छुपे हुए थे। क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि नाजी लोगों को जो भी जू लोग मिलते थे उनको पकड़ के वो ले जाया करते थे और ले जाकर के उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया करते थे। और इसी कारण से वो सब के सब बचने के लिए एम्स्टरडैम में एक घर में छुपे हुए थे। जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स का मतलब क्या है? जर्मनी से जो नाजी थे वो क्या कर रहे थे? वो नेदरलैंड्स यूरोप में एक कंट्री है जिसके ऊपर वो कब्जा कर रहे थे। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कब्जा करना या फिर जीतना। आप तो जानते ही हैं, पुराने जमाने में एक देश दूसरे देश पे हमला करके या फिर एक देश दूसरे देश के ऊपर प्रभुत्व बना करके उसे जीतने की कोशिश किया करते थे। तो वो यही समय था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम राजधानी है नेदरलैंड्स की। तो नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में वो लोग छुपे हुए थे आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। और ये कब हुआ? जब नाजीज ने जर्मनी के ऊपर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बट वो ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। लेकिन वो लोग ट्रैप हो गए। ट्रैप होने का मतलब क्या है? फंस जाना। वो लोग बीच में फंस गए। बीच में कैसे फंस गए? जब नाजियों ने नेदरलैंड्स के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया तो वो बीच में अटक गए। तो इसी कारण से एम्स्टरडैम में छुपना पड़ा। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब वो लोग कहाँ पे छुपे थे? वो लोग उनके पिताजी के ऑफिस की बिल्डिंग में छुपे थे। As persecutions against the Jewish population increased. Persecution क्या होता है? Persecution यानी कि उत्पीड़न। जो नाजी थे वो जू लोगों को पकड़ के उनके ऊपर उत्पीड़न कर रहे थे, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज रहे थे। आपने शायद दूसरे विश्व युद्ध के समय के बारे में सुना हो। आपने हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा। एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं और जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जू लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया, उन्हें गैस चेम्बर्स में भेजा, उनकी बहुत दर्दनाक तरीके से हत्याएं करवाई। तो इसी कारण से जितने भी जू लोग थे वो सभी छुपने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो कहीं पकड़े ना जाए। और इसी कारण से जो एन फ्रैंक का परिवार था
वो सब हाइडिंग में चले गए थे। कब? जुलाई 1942 में। कहां पर? इन हिडन रूम्स। हाइडिंग का मतलब होता है छुपना, हिडन रूम्स यानी कि छुपे हुए कमरे। कहां पर? उसके फादर ओटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported. After 2 years in hiding, इसका मतलब वो 2 साल तक वहां पर छुपे रहे। और 2 साल तक छुपे रहने के बाद क्या हुआ उनके साथ? द ग्रुप वॉज बिट्रेड। वो जो ग्रुप था, ग्रुप किसका था? एन फ्रैंक का पूरा परिवार था और साथ में 4 दोस्त और थे। वो सब के सब एक साथ मिलकर के वहां पर रह रहे थे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब है धोखा देना। उनके साथ धोखा हुआ और उनके बारे में नाजीज को पता चल गया। जब नाजीज को उनके बारे में पता चला तो वो वहां पर आकर के उन सबको ले गए। कहाँ लेकर गए? एंड ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड का मतलब है लेकर जाना, यातायात से लेकर जाना, यानी कि गाड़ी में बिठा करके ले जाना। टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम। कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम क्या है? ये एक नजरबंदी शिविर था। मतलब काफी बड़े से एरिया में ऐसा शिविर बनाया गया था। उसके अंदर जो भी चल रहा होता था वो केवल नाजियों को पता होता था। उसके अंदर जो जू लोग थे उनको पकड़ के लाया जाता था, वहां पे रखा जाता था। महीनों महीनों वो लोग वहां पे रहते थे और उनके साथ काफी बुरा व्यवहार होता था, उनका उत्पीड़न होता था और अंत में गैस चेम्बर में भेज करके या किसी और तरीके से उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। और इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम में वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्जियम विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। और जब एन फ्रैंक को और उसके परिवार को इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, ले जाने के कुछ समय के बाद एन फ्रैंक की जो बहन थी मार्गोट फ्रैंक, उसे टाइफस हुआ। टाइफस एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बुखार चढ़ता रहता है, सिर दर्द बहुत अधिक होता है या फिर शरीर में काफी अकड़न और दर्द रहता है। मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु उस टाइफस के कारण हुई और उसके कुछ दिनों के बाद ही एन फ्रैंक भी टाइफस के कारण बर्ड्स बेल्सन में चल बसी। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. एन फ्रैंक के जो पिता थे ऑटो फ्रैंक, केवल वो ही उस पूरे के पूरे ग्रुप में अकेले बचने वाले व्यक्ति थे। केवल वो ही जीवित निकल पाए। एन फ्रैंक का पूरा परिवार, वो 4 दोस्त जो उनके साथ में रहते थे, उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। उन सबकी मृत्यु कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हो गई। तो जब वॉर खत्म हुआ, जब युद्ध खत्म हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो जो उसके पिताजी हैं ऑटो फ्रैंक, वो एम्स्टर्डम वापस आए और एम्स्टर्डम वापस आकर के उस घर में, वो ऑफिस जिसको घर बना करके वो 2 साल से रह रहे थे, जब वो वहां पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एन फ्रैंक की वहां पर डायरी है, जो डायरी बची रह गई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. कन्विंस्ड का मतलब है पूरी तरह से किसी बात को मानना। तो जब उन्होंने वो डायरी देखी तो उस डायरी को पढ़ के उनको लगा कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसको सभी दुनिया को जानना चाहिए, सबको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से वृतांत है उन चीजों का, उन पलों का जो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाने के पहले उनके साथ क्या हुआ। एन फ्रैंक, एक 15 साल की लड़की, जब इस पूरे स्थिति से गुजर रही थी तो उसके मन में क्या भावनाएं थी, उसको क्या लग रहा था, किस समय वो डर रही थी, उस समय सिचुएशन कैसी थी। साथ में एन फ्रैंक ने उस डायरी में आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में भी लिखा था। तो इससे हमें बहुत ही साफ एक दृश्य देखने को मिलता है कि उस समय क्या चल रहा था, आसपास क्या हो रहा था, सब लोग घर के क्या कर रहे थे, किस तरह से वो लोग छिपे हुए थे, उनके मन में किस तरह से भय था और किस तरह से वो जीवित रहने की भरसक कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने तय किया कि उस डायरी को वो पब्लिश कराएंगे, यानी कि उस डायरी को वो छपवाएंगे इंग्लिश में अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। किस नाम से? डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। जिस डायरी में एन फ्रैंक ने अपने मन की ये सारी बातें लिखी, वो डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पे दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। और उस डायरी में पूरे 2 साल का वृतांत लिखा हुआ है। क्रॉनिकल्स का मतलब है लिखना, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से लिखना। इवेंट्स यानी कि घटनाएं, किस चीज का विवरण है, किस चीज का वृतांत है, उसमें उसके जीवन की घटनाओं का। इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, कब से?
12 जून 1942 से लेकर के उसकी आखिरी एंट्री तक। आखिरी एंट्री कब हुई थी? 1 अगस्त 1944 तक। जैसे मैंने आपको बताया, किसी के बिट्रेयल की वजह से, यानी किसी के धोखा देने की वजह से एन फ्रैंक और उसके पूरे के पूरे परिवार को पकड़ करके नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था। और उसकी जो डायरी है वो उसी घर में जहां पे वो लोग एम्स्टर्डम में रहते थे वहीं पर छूट गई, और इसीलिए 1 अगस्त को आखिरी एंट्री हुई थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. उस डायरी को इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, ट्रांसलेटेड यानी कि अनुवाद किया गया था। कैसे? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, वो डच भाषा में लिखी हुई थी और उसका अनुवाद कई सारी अलग अलग भाषाओं में किया गया था, और वो दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। There have also been several films, television and theatrical productions. और उस कहानी पर आधारित, उस बुक के ऊपर आधारित बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं, बहुत सारे टेलीविजन यानी कि टीवी के सीरियल्स बने हैं, और कई सारे थिएट्रिकल प्रोडक्शंस यानी कि प्लेज हुए हैं, यानी कि नाटक भी उसके ऊपर कई सारे हुए हैं। एंड इवन एन ओपरा, और एक ओपरा भी बेस्ड ऑन द डायरी, उस डायरी के ऊपर आधारित। Described as a work of a mature and insightful mind, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, किताब को पढ़ने वाले लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ये डायरी के जो शब्द हैं एक ऐसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, एक ऐसी लड़की के द्वारा लिखे गए हैं जिसका दिमाग काफी समझदार था, जो काफी मैच्योर थी, काफी परिपक्व सोच रखती थी। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, यानी नाजियों के राज के अंदर जो लोग आम लोग महसूस करते थे उन सभी चीजों का उसमें विवरण है। प्रोवाइड्स यानी कि बताती है या फिर देती है हमें। इंटीमेट यानी कि बहुत ही आंतरिक। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट के जो विक्टिम्स थे, होलोकॉस्ट यानी कि जो भयावह समय था जिस समय नाजियों ने ज्यूज लोगों के ऊपर अत्याचार किया, इसके जो विक्टिम्स थे, विक्टिम्स यानी कि जो लोग इसमें हताहत हुए या फिर जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई, उन लाखों लोगों के बीच में एन फ्रैंक का नाम काफी स्पष्टता से आता है, और उसकी डायरी के द्वारा हम उसकी आंखों से वो समय, वो भयावह समय देख पाते हैं। मैं आपको ये भी सलाह देना चाहूंगी, ये जो किताब है इसको आप कभी ना कभी अवश्य पढ़ें, और पढ़ करके उस समय उस बच्ची के मन में क्या था, वो किन चीजों से गुजर रही थी, आसपास क्या हो रहा था, क्योंकि वो सब कहानी नहीं है, वो सब जो आसपास हो रहा था वो सच में, वो सभी कुछ एन फ्रैंक ने उस डायरी में लिखा है। तो आप अवश्य कभी ना कभी द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल अवश्य पढ़िएगा। इस वीडियो को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम उसकी डायरी के पन्ने पलटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। आइए कहानी पढ़ना शुरू करें, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, आइए उसके पन्ने पलटकर देखें। अब ये जो डायरी है ये एन फ्रैंक की भाषा में है, एन फ्रैंक के तरीके से है, जो भी चीजें उसने एक्सपीरियंस की यानी कि अनुभव की, उन सभी चीजों के बारे में है। और ये डायरी हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना एक बहुत ही विचित्र अनुभव है मेरे जैसे इंसान के लिए। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, समवन लाइक मी यानी कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. केवल इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने और कुछ लिखा नहीं है, किंतु इस कारण से भी कि मैं सोचती हूं कि ना ही मैं, ना ही कोई और एक 13 साल की लड़की के विचारों को जानने के बारे में उत्सुक होगा। बिकॉज यानी कि कारण, रिटन का मतलब है लिखना, नेवर रिटन मतलब पहले कभी नहीं लिखा, बिफोर यानी कि पहले, नीदर आई नॉर एनीवन यानी कि ना मैं ना ही कोई और, इंटरेस्टेड यानी कि जानने में उत्सुक या फिर पढ़ने की इच्छा रखना,
म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स शब्द का मतलब होता है सोच या फिर विचार या हम जो भी कल्पना करते हैं उसके बारे में। ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो इससे हमें ये पता चला कि जिस समय डायरी लिखनी शुरू की उस समय एन फ्रैंक 13 वर्षीय थी। ओह वेल, इट डजंट मैटर। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और लिखने का मन होने से भी ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो इतने सारे विचार हैं, इतना सारा बोझ है, उसे मैं कहीं ना कहीं पे निकाल दूं। तो लिख करके अपना बोझ मैं उतारना चाहती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एक कागज में लोगों से कहीं अधिक धैर्य होता है। पेशेंस यानी कि धैर्य। पेपर तो आप जानते ही हैं, कागज। पीपल यानी कि लोग। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or to go out. ये बात मैंने तब सोची थी। ये जो कहावत है, ये मैंने तब सोची थी, इसके बारे में मैंने तब सोचा था जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, यानी कि मैं थोड़ा सा उदास महसूस कर रही थी और मैं घर पे बैठी हुई थी। कैसे? विद माई चिन इन माई हैंड्स। चिन यानी कि ठोडी, अपनी ठोडी अपने हाथों पे रख करके, अपना चेहरा अपने हाथों पे रख करके मैं बैठी हुई थी। कैसे? बोर्ड एंड लिस्टलेस। बोर्ड यानी कि मैं बहुत बोर हो चुकी थी और बहुत ही लिस्टलेस महसूस कर रही थी। लिस्टलेस का मतलब होता है जब हमें पता ना चले कि हम क्या करें, जब हमें समझ ना आ रहा हो कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत लिस्टलेस महसूस कर रही थी और मैं ये भी सोच रही थी, वंडरिंग मतलब सोचना, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं घर पे ही रहूं या फिर बाहर जाऊं। तो उस समय में मेरे मन में ये विचार आया था कि कागज में लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है, लोगों से ज्यादा धीरज होता है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। आखिरकार मैं वहीं पे रही जहां पर मैं थी। तो मैंने तय किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी और मैं वहीं बैठी रहूंगी ब्रूडिंग। ब्रूडिंग यानी कि कुढ़ते हुए या दुखी होते हुए या उदास होते हुए। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, कागज में सच में बहुत अधिक धीरज होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और क्योंकि मैं ऐसा कोई प्लान नहीं कर रही हूं या ये डायरी मैं किसी और के लिए नहीं लिख रही हूं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि जो ये स्टिफ बैक्ड नोटबुक है। स्टिफ बैक्ड नोटबुक का मतलब होता है एक ऐसी डायरी या फिर एक ऐसी किताब जो काफी अकड़ी हुई सी है, काफी स्टिफ बैक है। ग्रैंडली रिफर टू का मतलब है बहुत ही शान से, बहुत ही मान से मैं उसको कहती हूँ ये मेरी डायरी है। तो ये जो डायरी है ये मैं किसी और के लिए तो लिख नहीं रही, ना ही मेरे मन में ऐसा कोई विचार है कि मैं किसी को दिखाऊंगी। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इसमें जो मर्जी लिखूं क्योंकि किसी ने पढ़ना तो है नहीं। अनलेस वो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र हो, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब तक कि मुझे कोई बहुत ही सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता ये डायरी मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इसमें जो मर्जी लिखूं। अब डायरी लिखने की प्रक्रिया में यही तो सबसे अच्छी बात होती है। हम जब भी डायरी लिखना शुरू करते हैं तो हम अपने मन की सारी बातें उसमें अभिव्यक्त कर देते हैं। अपने मन की बातें लिख देने से बातें काफी सुलझ जाती हैं, मन के विचार काफी सुलझ जाते हैं, काफी सीधे हो जाते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब वापस मैं वही बात पे आती हूँ जिस कारण से मुझे डायरी रखने की आवश्यकता पड़ी। प्रॉम्प्टेड मी का मतलब है जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया या जिस कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। क्या कारण था? आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अब आप सोचिए, वो 13 साल की बच्ची है और उसके पास कोई दोस्त नहीं है और वो कहीं खास जा भी नहीं सकती क्योंकि वो और उसका परिवार काफी डर के माहौल में उसके पिताजी के ऑफिस को अपना घर बना करके वहां पे छुपे हुए हैं। ये वो समय है जब उसने वो डायरी लिखनी शुरू की। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world, and I'm not. मैं इस बात को और अधिक साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है। और मैं हूं भी नहीं। क्यों? आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old sister.
मेरे माता पिता हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और एक 16 साल की बहन भी है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कॉल फ्रेंड्स। और करीब 30 लोग हैं जिनको मैं अपना कह सकती हूँ, जिनको मैं अपने दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, मेरी आंटियां मुझे बहुत प्यार करती हैं। एंड अ गुड होम, और एक बहुत अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऑन द सरफेस का मतलब है ऊपर ऊपर से। तो अगर ऊपर ऊपर से मेरे जीवन को देखा जाए तो आप यही कह सकते हैं कि मैं बहुत आराम से हूं। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूं। मेरे पास लगभग सब कुछ है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड, बस एक सच्चा मित्र नहीं है। मेरी कोई भी एक सच्ची मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो बस मैं यही सोचती हूँ कि कैसे हम सब खूब मस्ती करें, खूब मजे करें, एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करें। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। और जब मैं इस तरह से लोगों के और दोस्तों के बीच में होती हूँ तो मैं ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग के बारे में बात कर पाती हूँ। मैं आम चीजों के बारे में ही बात कर पाती हूँ। आम चीजें जो रोजमर्रा होती हैं, मैं उन्हीं चीजों के बारे में उनसे बात कर पाती हूँ। मैं कभी भी अपने मन के गहरे विचार उनसे कह नहीं पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। और इससे ज्यादा नजदीक हम लोग कभी आ ही नहीं पाते। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से इतने करीब हो जाऊं कि मैं अपनी मन की बातें भी उन्हें कह दूं। और यही प्रॉब्लम है, और यही असली प्रॉब्लम है। क्यों? मैं सभी लोगों के साथ होती हूँ लेकिन मैं कभी भी उनसे जुड़ नहीं पाती। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है ये मेरी गलती है कि हम लोग एक दूसरे में विश्वास नहीं रख पाते। कन्फाइड इन का मतलब है मन की बात कह देना या फिर विश्वास रखना। इन एनी केस, कोई भी केस हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। अब चीजें तो ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से वो चीजें बदलने वाली भी नहीं। लाइबल टू चेंज का मतलब है बदलने वाली नहीं है। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी। और इसी कारण से मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, अब मेरे मन में जो ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, यानी कि जो मेरे मन में इच्छा है कि काश मेरे पास एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता या बहुत अच्छी मित्र होती, वो जो प्रतीक्षा है मेरी एक बहुत अच्छे मित्र को पाने की, उसी इमेज को, और मेरी कल्पना में एक बहुत अच्छा मित्र है, तो मेरी कल्पना का जो मित्र है उसकी इमेज को मैं इन्हांस करना चाहती हूँ। यानी कि उसकी जो छवि मेरे मन में है उसको और ज्यादा अच्छा करना चाहती हूँ और बढ़िया बनाना चाहती हूँ। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. तो इसी कारण से मैं इस डायरी में कोई भी चीज खाली फैक्ट की तरह से नहीं लिखना चाहती। मैं केवल फैक्ट्स, मैं इसमें केवल तथ्य नहीं लिखना चाहती जैसे आमतौर पे हर कोई करता है। मोस्ट पीपल वुड डू का मतलब आमतौर पे सब लोग ऐसा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है ये मेरी मित्र बन जाए। जो मेरा काल्पनिक मित्र है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये डायरी ही मेरी वो मित्र बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और और अपनी इस मित्र को मैं किटी बुलाऊंगी। तो आपने देखा कि एन फ्रैंक को जब वो डायरी मिली अपने 13वें जन्मदिन पर, तो उन्होंने सोचा कि उस डायरी को ही अपना मित्र बना लें, क्योंकि उनके विचार से कागज में लोगों से अधिक धीरज होता है। और वो अपने मन की सभी भावनाएं, अपने जीवन की घटनाएं उस डायरी में लिखना चाहती थी, इस प्रकार से जैसे कि वो अपने मित्र को सुना रही हो, अपने बहुत ही करीबी मित्र को, जिसका नाम उन्होंने किटी रखा। तो अब वो अपनी डायरी में आगे क्या लिखती हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब क्योंकि कोई भी जो कहानियां मैं किटी में लिखूंगी, किटी क्या है? उसकी डायरी।
एन फ्रैंक की जो डायरी है उसने उसको नाम दिया है किटी, क्योंकि वो अपनी डायरी को एक दोस्त के रूप में देख रही है, एक ऐसी दोस्त जिससे वो कुछ भी कह सकती है। तो एन फ्रैंक कहती है कि अगर मैं एकदम सीधा लिखना शुरू कर दूं, प्लंज राइट इन का मतलब है एकदम से सीधा, छलांग मार के एकदम से सीधा उसकी शुरुआत कर दूं। प्लंज का मतलब वैसे तो छलांग मारना होता है या फिर किसी चीज में एकदम से उतरना। तो अगर मैं एकदम से उतर के कहानियां लिखना शुरू कर दूं या फिर मैं अपने शब्द लिखना शुरू कर दूं तो शायद कोई भी इस बात को समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि मैं अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही संक्षिप्त सा विवरण दूं अपने जीवन का, ताकि आगे क्या होता है उसके बारे में मैं लिखना शुरू कर दूं। किसी भी कहानी को या किसी भी वृतांत को लिखने के पहले उसका थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से वो एक परिचय लिखना चाहती हैं और साथ में ये भी कहती हैं, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद। तो उन्हें अपने जीवन के बारे में या अभी तक जो हुआ उसके बारे में लिखने का कोई खास शौक नहीं है, वो पसंद नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके शब्द काफी निरर्थक हो जाएंगे अगर वो पहले एक भूमिका ना बांधे तो। My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे जो पिताजी हैं, द मोस्ट अडोरेबल फादर का मतलब है बहुत ही स्नेही पिता हैं जो मैंने कभी भी देखे हों। सबसे अधिक स्नेह करने वाले, सबसे अधिक ध्यान रखने वाले पिता हैं वो। उन्होंने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की जब तक वो 36 थे, यानी कि 36 साल के थे, एंड शी वॉज 25 और वो 25 साल की थी। इसमें एन फ्रैंक ये बताती हैं कि जब उनके माता पिता की शादी हुई तो पिताजी 36 साल के थे और जो माँ है वो 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मार्गोट जो कि मेरी बड़ी बहन है, उनका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और 3 साल बाद मैं भी पैदा हुई थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और 1933 में जो मेरे पिताजी हैं वो हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर और मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक जो कि उनकी माँ का नाम है, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई थी सितंबर में। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. मार्गोट को और मुझे, मार्गोट कौन है? एन फ्रैंक की बड़ी बहन। तो मार्गोट को और एन फ्रैंक को उनकी ग्रैंडमदर के यहाँ, यानी कि उनकी दादी माँ के यहाँ पे भेज दिया गया था, आचेन में। आचेन एक जगह का नाम है। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was flung down on the table as a birthday present for Margot. मार्गोट का जन्मदिन था और टेबल पे मुझे प्लंक्ड कर दिया गया था, यानी कि एकदम से पटक दिया गया था कि ये लो, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। तो इस पूरे पैराग्राफ में एन फ्रैंक जो है वो अपने बचपन से लेकर के अब तक की एक कहानी सी सुनाती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में एन फ्रैंक बताती है कि कैसे उनके पिताजी बहुत ही स्नेही पिता थे और कैसे जब उनकी बड़ी बहन का जन्म हुआ और उसके बाद 3 साल के बाद उनका जन्म भी हुआ, और फिर वो बताती हैं कि उनके पिताजी हॉलैंड चले गए थे और मार्गोट और एन फ्रैंक को उनकी दादी माँ के घर रहने के लिए भेज दिया गया था। और उसके कुछ समय के बाद पहले मार्गोट चली गई और उसके बाद एन फ्रैंक भी चली गई, और जब एन फ्रैंक गई तो वो अपनी बड़ी बहन के जन्मदिन के आसपास गई थी और एक जन्मदिन के तोहफे के रूप में उनको टेबल पे रख दिया गया था। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. एन फ्रैंक बताती हैं कि मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल से उन्होंने शुरुआत की। वहां पर वो तब तक थी जब तक वो 6 साल की हुई और उस समय उन्होंने अपने फर्स्ट फॉर्म में शुरुआत की। फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्लास 1, तो फर्स्ट क्लास से उन्होंने वहां पे शुरुआत की। इन द 6th फॉर्म यानी कि जब वो 6ठी कक्षा में आई तो उनकी जो टीचर हैं वो मिसेस कूपरस थी और वो हेडमिस्ट्रेस भी थी, हेडमिस्ट्रेस जैसे कि प्रिंसिपल। एट द एंड ऑफ द ईयर
We were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और एन फ्रैंक को मिसेस कूपरस बहुत अच्छी लगती थी और शायद मिसेस कूपरस को भी एन फ्रैंक बहुत अच्छी लगती थी। इसी कारण से जब छठी कक्षा के बाद स्कूल खत्म हुआ और वो जाने लगी तो उनके और मिसेस कूपरस की आंखों में आंसू थे। टीयर्स का मतलब है आंसू। हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल का मतलब बहुत ही दुखद सा फेयरवेल, यानी कि बहुत ही दुखद सा अलविदा। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 के समर में, 1941 की गर्मियों के समय जो दादी माँ है वो बीमार पड़ी और इसके कारण उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ा। और क्योंकि उनके ऑपरेशन में सब लोग व्यस्त थे तो मेरा जो जन्मदिन है वो बहुत थोड़ी सी सेलिब्रेशन से हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में ग्रैंडमा की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को ये बात नहीं मालूम कि मैं कितना अधिक उनके बारे में सोचती हूँ, कि मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ और मैं अभी भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. ये जो बर्थडे की सेलिब्रेशन थी 1942 में, इस बार जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जैसे कि पिछले वाले साल को जो कम हुई थी उसको भी मेकअप करने के लिए, यानी कि उसकी आपूर्ति करने के लिए। और दादी माँ के लिए भी एक मोमबत्ती जलाई गई बाकी सभी मोमबत्तियों के साथ। The four of us are still doing well. हम चार लोग अभी भी ठीक हैं। And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. और ये सारी बातें लिखने के बाद अब हम आज के दिन पे आते हैं जो कि 20th जून 1942 है। And the solemn dedication of my diary. हम इस दिन पे वापस आते हैं पुरानी सारी बातों के बाद और अब से मैं अपनी डायरी शुरू करूंगी। तो ये तो थी एन फ्रैंक की भूमिका, यानी कि उसका पास्ट, उसका भूतकाल। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एन फ्रैंक अपनी डायरी में क्या लिखना शुरू करती हैं। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये सैटरडे 20th जून 1942 की एंट्री है जब एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं, डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, our entire class is quaking in its boots, यानी कि shaking with fear and nervousness. Entire class मतलब पूरी कक्षा के सभी बच्चे इस quaking का मतलब होता है कांपना, in its boots, अपने जूतों के अंदर कांप रहे हैं, यानी कि बहुत नर्वस हैं और बहुत घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं? The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. और उसका कारण ये है कि आने वाली जो मीटिंग है, फोर्थ कमिंग यानी कि आने वाली मीटिंग है उसमें टीचर्स जो हैं, जो हमारे अध्यापक हैं, वो ये डिसाइड करेंगे, यानी कि वो तय करेंगे, वो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, किस पे? Who will move up to the next form and who will be kept back. कौन सा बच्चा अगली कक्षा में जाएगा और कौन सा बच्चा अगली कक्षा में नहीं जाएगा, कौन सा बच्चा पीछे रह जाएगा। kept back का मतलब है पीछे रह जाएगा या फिर इसी कक्षा में रह जाएगा। और लगभग आधी क्लास बेट्स लगा रही है। बेट्स लगाने का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। जैसे हम कई बार शर्त लगाते हैं ना, वैसे ही। Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. Gian and I, Gian कौन है? Gian एन फ्रैंक की एक दोस्त है और एन फ्रैंक लिखती है कि जीएन और आई, जीएन और मैं बहुत जोर से हंसते हैं। लाफ आवरसेल्फ सिली, हम लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं इस बात पर। किस पे? जो दो लड़के हमारे पीछे बैठे हुए हैं। ये दो लड़कों का नाम क्या है? सीएन एंड जैक्स। और उन दोनों लड़कों पे जो उनके पीछे बैठे हैं, ये लड़कियां क्यों हंस रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी छुट्टी की जो सेविंग्स है, यानी पूरी छुट्टी में जो उन्होंने बचत की थी, वो सभी की सभी बचत उन्होंने दाव पे लगा दी है। स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगाना। किस चीज पे? बेट पे। उन्होंने क्या बेट रखा है? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक एक ही बात हो रही है। यू आर गोइंग टू पास? नो आई एम नॉट। यस यू आर। नो आई एम नॉट।
Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. सुबह से रात तक वो दोनों के दोनों इसी बात पे बहस कर रहे हैं। तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होने वाला, हाँ तुम होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होने वाला। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, ग्लांसेस का मतलब होता है देखना, तो जो जी है वो उनको बहुत ही प्लीडिंग ग्लांसेस दे रही है, यानी कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल दयनीय सी शक्ल बना के उनकी तरफ देख रही है कि मत करो तुम लोग, इस तरीके की बहस मत करो। और मेरी एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं गुस्से में बोल रही हूँ। आउटबर्स्ट का मतलब होता है एकदम से गुस्से में फट पड़ना, तो मैं गुस्से में फट पड़ रही हूँ, लेकिन उसके प्यार से बोलना, उसकी विनती या फिर मेरा गुस्सा करना, इससे वो दोनों के दोनों शांत नहीं हो पा रहे हैं। कांट काम देम डाउन, काम का मतलब होता है शांत होना। कांट काम देम डाउन का मतलब है उनको शांत नहीं कर पा रहे हैं। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछो तो इतने सारे डमीज हैं क्लास में, यानी कि क्लास में इतने ज्यादा मूर्ख बच्चे हैं कि लगभग एक क्वार्टर यानी कि एक चौथाई भाग जो कक्षा का है उसे पीछे रोक लेना चाहिए, यानी कि उसे उसी क्लास में रख लेना चाहिए, अगली क्लास में नहीं प्रमोट करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। जो टीचर्स हैं वो इस पृथ्वी के, अर्थ यानी कि पृथ्वी, सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कल्पना या विवेचना ना की जा सके कि आप ऐसा ही होगा, जिसके बारे में आप नहीं कह सकते कि क्या होगा, तो वो सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल यानी कि सबसे अधिक अप्रत्याशित जीव है। उसके विचार से, आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, विल मेक इट। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स यानी मेरी जो दोस्त है, मेरी जो सहेलियां हैं, मेरी सहेलियों की और मुझे खुद की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। मुझे केवल एक सब्जेक्ट के, एक विषय की चिंता है, वो है मैथ्स यानी कि गणित। तो मुझे इस बात का डर है कि मैं गणित में पास होंगी कि नहीं। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। खैर, हम तो एक ही काम कर सकते हैं, हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं उस मीटिंग की। Until then, we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो। तो ये तो था एन फ्रैंक के एक दिन का वृतांत। अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, अगली वीडियो में देखेंगे और क्या क्या हुआ। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि एन फ्रैंक और उसकी जो कक्षा के बाकी बच्चे हैं वो सब काफी घबराए हुए हैं। दे आर क्वेकिंग इन द बूट्स, बहुत नर्वस हैं और इस बात से बहुत डर रहे हैं कि जब टीचर्स के साथ मीटिंग होगी जिसमें टीचर्स ये बताएंगे कि कौन सा बच्चा पास होकर अगली कक्षा में जाएगा और कौन सा बच्चा नहीं, तो क्या वो पास होंगे कि नहीं। और साथ में वो ये भी बताती हैं कि उनको लगता है वो और उनकी सहेलियां सभी पास हो जाएंगी। तो अब आइए आगे पढ़ते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मेरी अपनी सभी टीचर्स से काफी अच्छी बनती है। देर आर 9 of them. 9 टीचर हैं कुल मिला के। 7 men and 2 women. 7 उसमें से पुरुष हैं और 2 उसमें से महिलाएं हैं। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Mr. Keesing जो है the old fogey यानी कि old fashioned person, एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने विचार रखता है या फिर पुराने तरीके से रहता है, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थे। अनॉयड का मतलब क्या है? गुस्सा होना। फॉर एजेस, एजेस यानी कि लगभग हमेशा से ही, बहुत सालों से मुझसे वो नाराज थे। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज्यादा वार्निंग्स यानी कि चेतावनी, सेवरल यानी बहुत सारी, वार्निंग्स यानी कि चेतावनी, बहुत सारी चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। असाइन का मतलब होता है दे देना या बताना कि ठीक है तुम्हें ये काम करना होगा। क्या होमवर्क था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक ऐसे लिखना होगा। ऐसे क्या होता है? निबंध। मुझे एक निबंध लिखना होगा। किस पे? अ चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स कौन होता है? वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातें करता है। आमतौर पे टीचर्स या अध्यापक क्लास में उन बच्चों को चैटर बॉक्स बोलते हैं
जो बच्चे चुप नहीं होते, हर समय बातें करते रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बातें करते हैं। A chatterbox. What can you write about that? Chatterbox. उसके बारे में आप क्या लिखोगे? I'd worry about that later, I decided. इसमें इस निबंध में मैं क्या लिखूं? इसके बारे में अब मैं बाद में चिंता करूंगी, मैंने सोचा। मैंने निर्णय लिया। I jotted down the title in my notebook. जो टाइटल थी यानी कि A Chatterbox, वो मैंने अपनी नोटबुक में लिख ली। Tucked it in my bag. उसे अपने बैग में डाला। And tried to keep quiet. और कोशिश की कि मैं चुप रहूं। क्वाइट का मतलब है चुप, कीप क्वाइट का मतलब है चुप रहना। ट्राइड यानी कोशिश करना। टक्ट का मतलब है बैग में डालना या फिर किसी भी चीज को डालना, उसको डालने की प्रक्रिया को टक्ट कहते हैं। That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. That evening. Evening मतलब शाम। That यानी कि वो वाली इवनिंग, उस शाम को जब मैंने अपना बाकी सारा काम पूरा कर लिया था। फिनिश्ड का मतलब है पूरा कर लेना। रेस्ट ऑफ माई होमवर्क का मतलब है बाकी सारा काम, बाकी सारा होमवर्क यानी गृह कार्य जो हमें स्कूल में मिलता है ना, आपको भी स्कूल में मिलता होगा होमवर्क घर पे करने के लिए, वो वाला होमवर्क। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। जो नोट मैंने लिखा था, जो मैंने टाइटल लिखा हुआ था अपनी नोटबुक पे, अ चैटर बॉक्स, उस पे मेरा ध्यान गया। कॉट माई आई का मतलब है ध्यान जाना। कॉट का मतलब वैसे तो पकड़ना होता है, आई का मतलब आंख, लेकिन अगर हम ये फ्रेज एक साथ बोलें कॉट माई आई, तो इसका मतलब है उस पर मेरा ध्यान जाना या फिर उस पर मेरी नजर पड़ना। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं उस विषय के बारे में सोचने लग गई। क्या करते करते? Chewing the tip of my fountain pen. मेरा जो पेन है उसके ढक्कन को चबाते हुए मैं सोचने लग गई। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि पेंसिल का सिरा या फिर पेन का सिरा हम कई बार मुंह में डाल के चबा लेते हैं। वैसे तो ये अच्छी आदत नहीं है, मगर हम कभी कभी ऐसा करते हैं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. अब ये विषय ऐसा था जिसपे कोई भी कितना भी रैम्बल कर सकता था। रैम्बल करने का मतलब है बिना किसी मकसद के बोलते जाना या फिर कुछ भी बोलते जाना या फिर कुछ भी लिखते जाना। इस विषय पर देर तक कोई कुछ भी लिख सकता था और बड़ी बड़ी स्पेस शब्दों के बीच में छोड़ देता, जिससे कि पेज भर जाते और लगता कि काफी लंबा चौड़ा ऐसे लिखा गया है या फिर लंबा चौड़ा निबंध लिखा गया है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन इस सब के बीच में ट्रिक क्या थी? ट्रिक का मतलब होता है युक्ति। क्या युक्ति थी, क्या चीज थी जिससे कि ये बताया जा सके कि बोलना कितना आवश्यक है। वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है? जो आपको मानने पे बाध्य कर दे। कोई ऐसी चीज जिसके कुछ ऐसी युक्तिपूर्ण पंक्तियां, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कारण जिनको पढ़ के पढ़ने वाला मान ही जाए कि हाँ, बातें करना बहुत ही आवश्यक है। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग यानी बातें करना। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा और भी बहुत सोचा और अचानक, सडनली मतलब अचानक, थॉट यानी कि सोचना। आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया, मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी। मिस्टर कीसिंग ने मुझे कहा था कि 3 पेजेस आपने लिखने हैं। वो 3 पेजेस मैंने लिख लिए एंड वॉज सैटिस्फाइड, और लिखने के बाद मैं बहुत ही संतुष्ट हुई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने उस निबंध में ये बताया कि जो बातें करना है वो एक स्टूडेंट का यानी कि एक छात्र का ट्रेट होता है, छात्र का एक गुण होता है बातें करना, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस गुण को कंट्रोल में रख सकूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और साथ ही मैंने ये भी लिखा, ये तो ठीक है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी चुप रहने की, लेकिन पूरी तरह से मैं अपने आप को इससे मुक्त नहीं कर सकती। क्योर माई सेल्फ का मतलब है ठीक करना या मुक्त करना। किससे? इस आदत से। आदत यानी कि हैबिट। तो इस आदत से पूरी तरह से मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाऊंगी। क्यों? सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर। क्योंकि मेरी जो माँ है वो भी उतनी ही बातें करती हैं,
बहुत ज्यादा नहीं तो उतनी बातें तो करती ही हैं, और आप ज्यादा कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में नहीं कर सकते। यानी जो चीज, जो ट्रेड, जो गुण आपको अपने परिवार से ही मिला हो या फिर जो गुण आपको अपने वंश से ही मिला हो, उसका आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कोशिश तो करूंगी चुप रहने की, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को पूरी तरह से इससे छुड़ा नहीं सकती। तो ये आर्ग्यूमेंट एन फ्रैंक ने 3 पेजेस में लिख करके अपने टीचर को दिया। अब आगे क्या हुआ, मिस्टर कीसिंग को वो निबंध कैसा लगा, क्या मिस्टर कीसिंग ने उस निबंध के बारे में कुछ और भी कहा, ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, हम कहानी पढ़ रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि एन फ्रैंक ने 3 पेजेस का, यानी कि 3 पन्नों का निबंध चैटर बॉक्स के ऊपर लिख करके मिस्टर कीसिंग को दिया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि वो कोशिश करेंगे कि वो कम बातें करें, लेकिन वो क्या करें, उनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें अपने परिवार से, अपनी माँ से मिले हैं, बोलते रहने के, और इस कारण से शायद वो बहुत ज्यादा चुप नहीं रह पाए। अब ये निबंध मिस्टर कीसिंग को कैसा लगा, आगे उन्होंने क्या कहा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कीसिंग ने जब मेरी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ी, यानी कि मेरे वाद विवाद के पॉइंट्स पढ़े, तो उन्हें बहुत ज्यादा जोर से हंसी आई। हैड अ गुड लाफ का मतलब जोर से हंसना। बट when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. और जब मैंने, proceeded का मतलब होता है आगे बढ़ना, और जब मैंने आगे बढ़ के बातें करने की कोशिश की कि ठीक है अब हम अगला लेसन पढ़ते हैं, यानी कि अगला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे लिखने को बोल दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। और इस बार जो ऐसे था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स पे, यानी कि एक ऐसा चैटरबॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता। I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और मैंने वो निबंध लिख करके भी उनको दे दिया। हैंडेड का मतलब है दे देना या पकड़ा देना। And Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और अब आने वाले 2 पूरे लेसन्स के टाइम पे मिस्टर कीसिंग के पास कंप्लेन करने के लिए, यानी कि शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the 3rd lesson, he'd finally had enough. लेकिन तीसरा लेसन आते आते उनकी बस हो चुकी थी, क्योंकि एन फ्रैंक चुप हो ही नहीं रही थी। वो बार बार बातें किए जा रही थी, और मिस्टर कीसिंग के पास और कोई तरीका नहीं था उनको चुप रखने का। तो मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को फिर से एक निबंध लिखने के लिए कहा, और इस बार इस निबंध का टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने बोला क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर निबंध लिखो। पनिशमेंट का मतलब होता है सजा। ये देखिए यहाँ पर मिस्टर कीसिंग है जो कि, और ये एन फ्रैंक है। मिस्टर कीसिंग एन फ्रैंक से बहुत गुस्सा हो चुके हैं क्योंकि वो बातें करना बंद ही नहीं कर रही, इसीलिए अब उन्होंने एक और निबंध लिखने के लिए बोल दिया है। और ये जो निबंध का विषय था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये टाइटल सुन करके, ये विषय सुन करके पूरी की पूरी क्लास के सभी बच्चे हंस पड़े। क्लास रोड का मतलब है जोर से हंसना या शोर मचाना। आई हैड अ लाफ टू, मुझे भी बहुत हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। दो यानी कि हालांकि मैंने अपनी पूरी की जो भी मेरी क्षमता थी चैटरबॉक्स शब्द के ऊपर या चैटरबॉक्स के बारे में निबंध लिखने की, वो मैं खत्म कर चुकी थी। क्यों? जब मैंने इतनी बार चैटरबॉक्स शब्द के ऊपर ऐसे लिखा, तो जो भी उस पर लिख सकती थी वो मैं अब तक लिख चुकी थी। इनजेन्युइटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, यानी कि जो भी वास्तविक रूप से मैं लिख सकूं वो चीज। एग्जॉस्टेड का मतलब है खत्म कर देना। नियरली एग्जॉस्टेड का मतलब है लगभग खत्म कर देना। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब समय आ चुका था कि मैं कुछ और तरीके से इसको लिखूं, कुछ एकदम ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब है एकदम वास्तविक। माई फ्रेंड सैन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरी जो दोस्त है सैन, वो पोइट्री में बहुत अच्छी है। पोइट्री यानी कि कविता लिखने में, वो कविता लेखन में बहुत अच्छी है।
उसने मुझे ये बोला कि आप जो ऐसे लिखोगी उस ऐसे को शुरुआत से अंत तक मैं पूरी तरह से कविता के फॉर्म में बदल दूंगी, यानी कि कविता के रूप में उसकी पंक्तियां मैं बना दूंगी। हेल्प मी राइट का मतलब है मुझे लिखने में सहायता करेंगी। कैसे? बिगिनिंग टू एंड यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक। कैसे? वर्स यानी कि कविता में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और ये बात सुनकर के मैं खुशी से उछल पड़ी। जम्प्ड का मतलब होता है उछलना, जॉय यानी कि खुशी। मिस्टर कीसिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. मिस्टर कीसिंग मेरे साथ मजाक करना चाह रहे थे इस विषय को लेकर। रिडिक्यूलस का मतलब है मूर्खतापूर्ण या फिर बेतुका। ये तो बिल्कुल बेतुका विषय ही था ना, चार्टर बॉक्स, और कितनी बार कोई इस विषय के ऊपर लिखेगा। और अब जो उन्होंने टाइटल दिया क्वैक क्वैक क्वैक, वो तो और भी ज्यादा बेतुका था। तो एन फ्रैंक सोच रही थी कि मिस्टर कीसिंग मेरे ऊपर मजाक करना चाहते हैं इतना बेतुका सब्जेक्ट मुझे देख करके लिखने के लिए, बट आईड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जोक उन पर हो, मुझ पे नहीं। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी कविता पूरी की और वो बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो ये जो कविता उन्होंने लिखी, ये कविता एक माँ डक के बारे में थी। डक कौन होती है? बतख। यानी कि एक मम्मी बतख के बारे में थी और एक पापा स्वैन के बारे में थी। स्वान कौन होता है? हंस। तो जो पिता है वो हंस है और जो माँ है वो बतख है। तो इनके बारे में है जिसके 3 बेबी डकलिंग्स हैं, 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स, यानी कि 3 बतख के बच्चे हैं। और ये जो 3 बतख के बच्चे थे, उन 3 बतख के बच्चों को उनके जो पापा स्वान थे, यानी कि जो हंस पिता थे, उन्होंने चोंच मार मार के मार दिया था। क्यों? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज्यादा बातें करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्य से मिस्टर कीसिंग ने ये जो जोक था इसको सही ढंग से ही लिया, उन्होंने इसको गलत नहीं समझा। He read the poem to the class, adding his own comments. उन्होंने जो कविता थी उसको पढ़ करके पूरी क्लास को सुनाया। Adding his own comments, अपने भी टिप्पणियां उन्होंने साथ में जोड़ी। And to several other classes as well, और बाकी कई सारी क्लासेस में भी उन्होंने ये कविता पढ़ के सुनाई। Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, Anne. तो एन कहती है इसके बाद, इस घटना के बाद मुझे अपनी क्लास में बातें करना अलाउड है, बातें करने की परमिशन है, यानी कि बातें करने की आज्ञा है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे वो टोकते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क अब वो देते हैं। तो अब वो मुझे ना एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं ना कुछ और कहते हैं, मुझे बातें करने देते हैं। और साथ ही में ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर कीसिंग हमेशा आजकल मजाक करते रहते हैं। आपकी एन। तो ये थी एन फ्रैंक की डायरी एंट्री, जो कि उन्होंने मिस्टर कीसिंग के बारे में लिखी और जो उन्होंने अपनी क्लास के बारे में लिखी, अपनी सहेलियों के बारे में लिखी, और जिसमें उन्होंने अपने परिवार का थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखा। लगता है मिस्टर कीसिंग को ये कविता पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि वो क्या कर रहे थे, और इसी कारण से उन्होंने एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर दिया और इस तरह के बेतुके विषय पे निबंध लिखने के लिए कहना भी बंद कर दिया, और साथ ही खुद भी काफी खुशनुमा हो गए। तो ये एक डायरी एंट्री थी। मैं आपको दोबारा से सलाह दूंगी कि आप द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, आप इसको अवश्य पढ़ें, पूरी की पूरी किताब अवश्य पढ़ें और जानें, और एन फ्रैंक के बारे में और उस समय के बारे में और अधिक जानें। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपने इसका आनंद भी उठाया होगा और आपको समझ भी आया होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ? अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।